एक और बड़ी खबर आ गई। हसीना का अमेरिकी वीजा रद्द हो गया है। तो अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है, यानी सीधे सीधे संकेत कि पश्चिमी देश किस तरह से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। उधर यूके में भी अब शरण के आसार शेख हसीना के लिए मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि कोई भी सकारात्मक जवाब वहां से आया नहीं है। यानी अभी भारत में ही रहेंगी शेख हसीना। तो ऐसे में संजीव, भारत में ये स्टे शेख हसीना का शॉर्ट टर्म का रहने वाला है या ये लॉन्ग स्टे तक जाएगा? क्या आसार नजर आ रहे हैं संजीव? देखिए, हर बीते क्षण के साथ ये लगने लगा है कि दरअसल एक शॉर्ट स्टे के लिए यहाँ नहीं है शेख हसीना। ऐसा लगता है कि जो कुछ घंटे के लिए आई थी और उसी रात वो चली जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि ये हालात नहीं है आने वाले दिनों के। हालात ये है कि उन्हें शायद भारत में कुछ लंबे अरसे तक रहना पड़ सकता है। उसकी वजह ये है कि यूनाइटेड किंगडम, जो कि उनकी प्रायोरिटी 1 है, वो चाहती हैं कि वहाँ जाकर के वो राजनीतिक शरण लें। उन्होंने न हाँ कहा न ना कहा, लेकिन एक टका सा जवाब ज़रूर दे दिया है कि यूनाइटेड किंगडम की ये नीति नहीं रही है कि कोई व्यक्ति उनसे पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए उन तक पहुँचे दूसरे देश से। उनका कहना है कि जिस देश में उन्होंने शरण लिया है वहीं पर उन्हें पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहिए, और हमारी नीतियों में ये कतई नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी और देश से आ रहा हो और उसकी पॉलिटिकल असाइलम की व्यवस्था हमारे देश में हम करें। अब देखिए, ये कहने का मतलब तो आप प्रकारांतर से ना ही तो कह रहे हैं। और इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पर वो जाना चाहती थी, उनका वीज़ा भी था, लेकिन उस वीज़ा को रिवोक कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इसका अर्थ वो नहीं चाहते हैं। अब ऐसे में जबकि दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई है, एक जिसका सिरा रूस और चीन के पास है, दूसरा जिसका सिरा अमेरिका के पास है। रूस और चीन से बनती नहीं है शेख हसीना की। चीन की यात्रा आप जानती हैं वो बीच में छोड़कर चली आई थी, और अमेरिका ने भी अगर मुंह मोड़ लिया है तो फिर ऑप्शंस क्या बचते हैं शेख हसीना के पास? जाहिर है एक मुश्किल स्थिति है, और भारत में वो ज़रा लंबे समय तक रहेंगी, ये बात अब साफ दिखने लगी है। जी बिल्कुल। अब ये स्टे कितना लॉन्ग हो सकता है, तेज टकू साहब, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। पश्चिम ने मुंह मोड़ लिया है। अब भारत सरकार के पास क्या विकल्प, आगे क्या रास्ते दिख रहे हैं, क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर शेख, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोला था। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल क्लियरली बोला कि वेस्टर्न एक आदमी आया उनके पास और उनको एक आइलैंड चाहिए था बांग्लादेश का, जिसको वो बेस बना सकते थे, और शेख हसीना ने मना कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि म्यांमार का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, म्यांमार का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और बांग्लादेश का सदर्न पार्ट, उनको वो एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं। उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती, लेकिन भारत में जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, वो भी मेरे ख्याल से इसी का एक हिस्सा है। और एक प्राइम मिनिस्टर बोल रही है, तो ऐसा छोटे मोटे आदमी ने नहीं ये बात बोली। तो इसमें 2 राय है नहीं कि अमेरिका का हाथ है इसमें, उनको निकालने में। और अमेरिका का तो पता ही है, तख्ता पलट तो कहीं उनका एक पॉलिसी है, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, और ये भी इसी का एक हिस्सा है। तो अमेरिका ने उनका वीज़ा रद्द कर दिया, इसमें कोई हैरानगी होनी नहीं चाहिए। जहां तक ब्रिटेन की बात है, ब्रिटेन हमेशा वही करता है जो अमेरिका चाहता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल स्पष्ट है, दे आर आयरन फ्रेंड्स, और ब्रिटेन इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस एंड यूएस इज अ बिगर पार्ट। तो वो वही करेगा जो अमेरिका का। वैसे भी आजकल ब्रिटेन में हालात बहुत ख़राब है, और ब्रिटेन पुराना ब्रिटेन नहीं है जहां पर आप असाइलम दे सकते थे। और उनका ये कहना कि हमने कभी पॉलिटिकल असाइलम नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि नवाज शरीफ तो वही रह रहे थे, वो भी तो पॉलिटिकल असाइलम था। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इनको जगह नहीं मिलेगी। अब समस्या ये है कि चाइना के साथ भी इनकी अच्छी नहीं बनती थी, क्योंकि चाइना इंडिया को रिप्लेस करना चाहता था बांग्लादेश के अंदर, और आपने खुद ही बोला कि वो 2 दिन के बाद वो अपना विजिट छोड़कर आ गई। तो चाइना के साथ भी उनके रिश्ते ठीक नहीं है। आज चाइना आईएसआई एक पेज पर है, तो समस्या इनके सामने बहुत बड़ी है। मैं मानता हूं कि वो 2 दिन के लिए तो यहाँ आए हैं, मुझे लगता है कि वो यहीं रहेंगी, क्योंकि उनके लिए और कोई विकल्प नहीं है। और भारत का तो हमेशा से रवैया यही रहा है कि जो भी दुनिया भर का रेफ्यूजी है वो यहाँ आकर रहता है। रोहिंग्या मुसलमान भी यहाँ रहा,
लेकिन हमारे पास समस्या क्या है कि हम एकदम से वो चाहते अरे वो यहाँ रहेगी तो बांग्लादेश क्या सोचेगा, वो क्या, वह तो वैसे ही हमारे अगेंस्ट है, तो वो यहाँ 10 दिन रहे या 10 महीना रहे, मुझे लगता है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारी नीति है, हम रेफ्यूजीज को पनाह देते हैं, वो यही रहेगी और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं एक दो और इश्यूज के ऊपर आ जाता हूँ। सबसे पहली बात है, मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, भारत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हिंदुओं के ऊपर वो जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उनको रेस्क्यू करने के लिए भारत को जो भी करना पड़ेगा करना चाहिए। हम उनको नहीं छोड़ सकते। अगर हिंदुस्तान के अंदर अफगानिस्तानी आ सकते हैं, रोहिंग्या आ सकते हैं, दुनिया भर के रेफ्यूजी आ सकते हैं, तो हम हिंदू को क्यों नहीं ला सकते? हमें क्या समस्या है इस बात से? और हमें इसके लिए हर एक कदम उठाना चाहिए। जहां तक बात है कि बॉर्डर्स हमारे वहां इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, ये तो 71 में भी यही हुआ था। 20 मिलियन लोग, मतलब 2 करोड़ लोग हमारे यहाँ आए थे। इनफैक्ट वो एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से युद्ध हुआ, फिर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। भारत की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई और नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वहां पर मिनॉरिटीज के बरखिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, और जो हमारे दोस्त है अवामी लीग वाले, जिन्होंने चाइना को नाराज किया, अमेरिका को नाराज किया, हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको बचाने के लिए, और हिंदुस्तान को हर एक कदम उठाना चाहिए उनको बचाने के लिए। इसके ऊपर पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात है, हमारे उनके साथ क्या रिश्ते रहेंगे। कंट्री टू कंट्री रिश्ते उनको समझ में आएगा, जैसे मोहम्मद मुइज़्ज़ू को समझ में आ गया कि भारत के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते, और आप उनकी स्टेटमेंट देख लिए क्या आ रही हैं। ऑंग सान सूची हमारी दोस्त थी, उसको हटाया, लेकिन मिलिट्री ने फिर हमारे साथ हाथ मिलाया। पाकिस्तान में तालिबान को लाया गया क्योंकि तालिबान इंडिया के विरुद्ध थे, क्योंकि हमने तालिबान की मुखालफत की थी जब सोवियत यूनियन में से वो सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकाल रहे थे। लेकिन जैसे ही तालिबान हुकूमत में आ गए, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से ज्यादा, हिंदुस्तान से कम है। तो पाकिस्तान कोई भी स्ट्रैटेजिम इख्तियार करे, इंडिया इज अ बिग एलिफेंट इन द रूम। इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ना उसकी इकोनॉमिक माइट को इग्नोर कर सकते हैं, ना मिलिट्री माइट को इग्नोर कर सकते हैं, ना उसकी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को इग्नोर कर सकते हैं, ना उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास कई सारे औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिससे हम बांग्लादेश को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे दिल में कोई शक नहीं है कि जमात इस्लामी आने की वजह से, बीएनपी आने की वजह से, और ये जो भी हो रहा, अवामी लीग के कार्यकर्ता को, मिनिस्टर्स को मार रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू गिरा रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में समस्याएं बहुत हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से भारत जो है इसको मैनेज कर सकता है। हमारी जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी सिचुएशन ये होगी कि जब वहां से रिफ्यूजी आने शुरू हो जाएंगे, और उसको कैसे हम निपटा लें, ये हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है अभी। ठीक है।